हेलो गाइस गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं रीट के प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी के जो बाकी 15 क्वेश्चन थे दोस्तों, 46 से 60 तक के, मीन्स 31 से 45 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों 24 जुलाई 2022 की पहली पाली में जो हुए पेपर हैं उसके क्वेश्चन हैं, जो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों आपको ये पेपर पैटर्न का मतलब कैसे क्या है इनका, क्योंकि 2023 में हुआ नहीं पेपर, 2022 के बाद अब होने जा रहा 25 में, तो आपको इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों पूरी सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का 46 नंबर कि सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है। सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है। पहला ऑप्शन है दोस्तों श्रवण, दूसरा ऑप्शन है सावन, तीसरा ऑप्शन है च्यावन और चौथा ऑप्शन है श्रावण। तो दोस्तों सावन शब्द का हिंदी जो शुद्ध रूप है वो श्रवण नहीं है, सावन नहीं है, च्यावन नहीं है दोस्तों, श्रावण हो जाएगा। सावन का जो शब्द का हिंदी शुद्ध रूप हो जाएगा श्रावण। फिर दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन है कि तुम दौड़ कर चलते हो, रेखांकित पदबंध उदाहरण है। तो इसमें जो तुम है दोस्तों ये क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम। तो दोस्तों विशेषण तो है नहीं, कि किसी विशेषण उसे कहते हैं दोस्तों जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। मतलब संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा दोस्तों किसी व्यक्ति, नाम, स्थान आदि का बोध कराए तो उसे संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी क्लियर हो गया होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है भाई कि तुम दौड़ कर चलते हो, ये क्या है? तो इसमें विशेषण तो है नहीं दोस्तों, क्रिया विशेषण भी नहीं है, संज्ञा भी नहीं है, ये है दोस्तों सर्वनाम। क्योंकि तुम जो है सर्वनाम हुआ, और सर्वनाम दोस्तों कितने हैं हिंदी में? 11। और भी दोस्तों इसके प्रकार हैं लेकिन मुख्यतः 11 हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? दोस्तों कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है आश्चर्य चिन्ह, दूसरा ऑप्शन निर्देशक, तीसरा ऑप्शन है प्रश्न चिन्ह, चौथा ऑप्शन है पूर्ण विराम। तो दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, प्रयुक्त चिन्ह जो यहाँ पर हुआ है इसकी बात की जा रही ये। तो आश्चर्य चिन्ह तो कोई मतलब नहीं, निर्देशक भी दोस्तों नहीं होता, प्रश्न चिन्ह तो होता नहीं दोस्तों, पूर्ण विराम हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण विराम। क्योंकि दोस्तों कलकत्ते की राजधानी क्या है तब होता प्रश्न चिन्ह, और जबकि यहाँ पे लगा भी नहीं दोस्तों क्वेश्चन मार्क, तो दोस्तों हो जाएगा पूर्ण विराम। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों कमेंट भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक और चैनल सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। पहला ऑप्शन है दौड़ धूप कर करना, दूसरा ऑप्शन है दूध का दूध पानी का पानी करना, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों दिन में तारे दिखाई देना, चौथा ऑप्शन है दो टूक जवाब देना। चौथा ऑप्शन है दोस्तों दो टूक जवाब देना। तो दोस्तों ठीक न्याय करने का मतलब है भैया दौड़ धूप करना नहीं, दिन में तारे दिखाई देना नहीं, दो टूक जवाब देना नहीं। ठीक न्याय करने का मतलब हुआ सही क्या है गलत क्या है साफ साफ स्पष्ट करना है, दूध का दूध पानी का पानी करना। ठीक न्याय करने का जो मुहावरा हो जाएगा मतलब दूध का दूध पानी का पानी दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो पिछले 15 क्वेश्चन हैं उसको मैं लगा दूंगा, अगर आपने ना देखा हो तो उसको भी देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी जल्दी हुए हैं तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन रिपीट भी या पैटर्न दोस्तों पता चल जाता है इससे। आप लोग जानते होंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं एग्जाम में। अगर सेम क्वेश्चन एक दो तो आते ही हैं लेकिन पैटर्न भी
फॉलो करते हैं दोस्तों पेपर, क्योंकि सिलेबस लगभग वही है हिंदी का है। और सीडीपी में मान लीजिए एनईपी 2020 जुड़ा है, इससे तो दोस्तों 4-5 क्वेश्चन आएंगे और मैं इसको थ्योरी क्लास इसकी कराऊंगा, देख लीजिएगा उसको भी आप सभी। अभी हालांकि मैंने कराया नहीं दोस्तों। फिर दोस्तों पहला इसमें ऑप्शन है कि घरेलू सत्र प्रबल होता है का अर्थ व्यंजित करने वाला उचित लोकोक्ति क्या है। पहला ऑप्शन है घर का भेदी लंका ढाए। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कंगाली में आटा गीला। तीसरा ऑप्शन है एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। चौथा ऑप्शन है एक अनार 100 गुना। तो दोस्तों घरेलू सत्र प्रबल होता है, प्रबल का मतलब दोस्तों मजबूत होता है या ज्यादा शक्तिशाली होता है। दुर्बल, प्रबल का जो विलोम शब्द हो जाएगा दुर्बल, प्रबल का विलोम शब्द हो जाता है दुर्बल। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। तो यहाँ पर ये पूछा गया है दोस्तों कि घरेलू सत्र प्रबल होता है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा पहला, कि घर का भेदी लंका ढाए। मीन्स घरेलू साफ साफ बात की जा रही है दोस्तों। घरेलू मतलब जो सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा। अगर आपका दोस्त खास है वो गद्दारी कर जाए, कोई धोखा दे, या आपके घर वाला ही कोई किसी किसी घटना को अंजाम दे, क्योंकि वो तो सारी चीजों को जानता है, तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। ये सब नहीं होंगे दोस्तों, इसको आप सभी जानते होंगे इसलिए मैंने बाकी 3 ऑप्शन नहीं पढ़े। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से मातृभाषा कौमा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वह कौन सी है दोस्तों। इसको दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें समझाने वाला क्वेश्चन नहीं, इसको याद करने से ही आपको क्लियर होगा दोस्तों। तो भाई इसमें पहला ऑप्शन डाल्टन योजना। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मतलब ऑप्शन है बेसिक शिक्षा। तीसरा ऑप्शन है किंडरगार्टन विद। चौथा ऑप्शन है प्रोजेक्ट विद। तो मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वो है दोस्तों बेसिक शिक्षा से। बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा शिक्षण विधि से बल मिला है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या क्या है दोस्तों। अब ऑप्शन पहला है देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता। दूसरा ऑप्शन दोस्तों वर्णों की अधिकता। तीसरा ऑप्शन है 12 खड़ी का अभाव। अभाव का मतलब होता है दोस्तों संज्ञान में या जानकारी न हो। हिंदी संस्कृत भाषा की वंशज नहीं। वंशज का मतलब दोस्तों जानते होंगे जैसे बहुत पुराने समय से दोस्तों चली आ रही हो चीज, एक पैटर्न से दूसरे पे ट्रांसफर होना, लेकिन चीजें जुड़ी हुई हो दोस्तों। जैसे वंशज में ह्यूमन नेचर में क्या लिया जाता है, बताया जाता है कि ये उनके वंशज हैं दोस्तों। तो इसमें समस्या पूछा गया दोस्तों कि समस्या क्या है भाई। तो देवनागरी लिपि की अधिकता ये समस्या नहीं है दोस्तों। 12 खड़ी का भाव ये भी नहीं है दोस्तों। हिंदी संस्कृत भाषा वंशज नहीं, ये भी नहीं। वर्णों की अधिकता है दोस्तों। मातृभाषा हिंदी शिक्षण की जो समस्या है, क्योंकि वर्ण जब बहुत ज़्यादा है तो ये मातृभाषा समझने में कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस होती है। तो यही है दोस्तों दूसरा ऑप्शन की वर्णों को दिखता। और दोस्तों इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इसमें समस्या में आती हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल में नहीं दिया गया है। जैसे दोस्तों वाचन संबंधी समस्या है, उच्चारण संबंधी समस्या है, बोलने संबंधी, और दोस्तों व्याकरण की जटिलता जो है ये भी दोस्तों समस्या है, लेकिन यहाँ पर जो है वर्णों का दिखता हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि मतलब प्रथम स्थान, या ऐसे बोल सकते हैं किसका है। पहला ऑप्शन दोस्तों दैनंदिनी का, पाठ्य पुस्तक विधि का, पाठ्य पुस्तक शिक्षण पद्धति ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है ग्रीन बोर्ड का, और चौथा ऑप्शन है झाड़न। तो दोस्तों झाड़न क्या मतलब है दोस्तों, ये तो मतलब कोई इसमें निगेटिव मीन्स ऐसे बोल सकते हैं, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। शिक्षण पद्धति से इसका क्या मतलब है। ग्रीन बोर्ड का उपयोग होता है, लेकिन बहुत यहाँ पर सर्वोपरि पूछा जा रहा है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा कि सर्वोपरि। तो दैनंदिनी भी नहीं होगा दोस्तों। निम्नलिखित में निम्न से भाषा शिक्षण पद्धति में जो सर्वोपरि स्थान होगा वो होगा पाठ्य पुस्तक का। अब दोस्तों इसको जान लेते हैं कि भाई पाठ्य पुस्तक का सर्वोपरि स्थान कैसे होगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो सीबीएसई या एनसीईआरटी ने एनईपी में भी एनसीएफ में भी ये विशेष जोर दिया है कि जो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होना चाहिए वो बालकों की रुचि व उनकी आयु व आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए।
तो दोस्तों सबसे सर्वोपरि स्थान पाठ्यपुस्तक का ही होगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। चौ दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थी सही ढंग से लिखें और उसके लेखन कौशल में निरंतर का मतलब होता है दोस्तों लगातार, निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। निरंतर को दोस्तों सतत भी बोलते हैं। सतत का मतलब लगातार होता है, मतलब लगातार जो चले दोस्तों, निरंतर। तो विद्यार्थी सही ढंग से लिखें और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हो, मतलब सही ढंग से लिखें और उसमें निरंतर विकास हो, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है दोस्तों अध्यापक विद्यार्थी लिपि, कॉमा शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए। तीसरा ऑप्शन विद्यार्थी के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए। चौथा ऑप्शन दोस्तों कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा की जाए। दोस्तों उपेक्षा का मतलब तो दोस्तों आलोचना या निंदा होता है दोस्तों। उपेक्षा का मतलब जो होता है दोस्तों, जैसे अपेक्षा का मतलब क्या होता है? अपेक्षा का मतलब होता है दोस्तों उम्मीद, आशा। उपेक्षा का मतलब आलोचना, निंदा, कमी निकालना, ये होता है दोस्तों उपेक्षा का मतलब। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि भाई निरंतर विकास हो तो क्या है, सही ढंग से लिखें। तो इसमें ये तो होगा नहीं दोस्तों चौथा ऑप्शन। भाई उपेक्षा का मतलब तो हो गया दोस्तों कमी निकालना। फिर सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए, नहीं किया जाए तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए। असीमित का मतलब दोस्तों मतलब केवल प्रशंसा ही चल रही, पता लगा दो दो तीन तीन पीरियड, तो इसका क्या मतलब है? तो इसमें भैया दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा सही कि अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखने की बात की जा रही है दोस्तों। तो भाई यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन में नहीं कहा गया वो उत्तर नहीं होगा। अब भाई तीनों की बात हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं की गई, लेकिन पहला ऑप्शन क्वेश्चन से मिल रहा कि अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते हैं। दूर करते रहेगा मतलब जो छात्र लिख रहे हैं उनमें जो कमियां हैं उनको दूर करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय क्या है दोस्तों? पठन कौशल मतलब दोस्तों पढ़ने से संबंधित, और दोस्तों इससे संबंधित जो बीमारी होती है उसको डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया। और जो लेखन से संबंधित बीमारी होती है दोस्तों उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। तो पठन कौशल विकसित करने हेतु तो उचित उपाय, पहला ऑप्शन है दोस्तों पुस्तकालय में संदर्भित पुस्तक लेने, कॉमा पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। संदर्भित का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कक्षा 4 का छात्र है और जो सब्जेक्ट हो उसकी आयु या रुचि तो उसी के संदर्भ में हो, प्रसंगानुसार हो दोस्तों, इसको ऐसे बोलते हैं। तो संदर्भित का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों। अधिगम का मतलब तो जानते हैं दोस्तों सीखना होता है। फिर दूसरा ऑप्शन है अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए। फिर तीसरा ऑप्शन दोस्तों विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए। चौथा ऑप्शन है अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए। तो दोस्तों मैंने बताया उपेक्षा मतलब कमी, आलोचना करना, तो ये तो होगा नहीं दोस्तों तीसरा ऑप्शन। दोस्तों जब आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर एग्जाम में कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि उसके विकल्प क्या होंगे, तो आप ऑप्शन को काटना शुरू करिए दोस्तों। मैंने कई क्लास में बताया, क्योंकि इससे काफ़ी हेल्प मिलती है दोस्तों। अगर आप इसको करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको खुद फील होगा कि हाँ रियलिटी में सही है। अब भाई चौथा ऑप्शन है कि अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए। नहीं किया जाए मतलब यहाँ तो कोई नेगेटिव पूछा नहीं जा रहा, तो चौथा भी कट गया। फिर तीसरा है अध्यापक द्वारा अब प्रेरणा का ध्यान नहीं रखा जाए, नहीं दिया जाए, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब प्रेरणा का मतलब होता है दोस्तों बालक की रुचि, बालक की रुचि या उसको मोटिवेट करना, इसका ध्यान नहीं रखा जाए, नहीं रखा जाए, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? पहला ऑप्शन कि पठन कौशल। अब दोस्तों यहाँ पर भी देख लीजिए आप कि क्वेश्चन में पठन पढ़ने संबंधित बात हो रही, तो बाकी तीनों में पढ़ने की बात हो नहीं रही। पहले पुस्तकालय में संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने, पढ़ने के साफ तौर से बात हो रही दोस्तों, तो पहला ऑप्शन हो गया। ऐसे भी दोस्तों समझ सकते हैं आप सभी। फिर दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों एक चीज़ आप लोग और पता भी होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, शायद कुछ लोग को ना पता हो कि दोस्तों इसमें है
10 नंबर का दोस्तों शिक्षण से क्वेश्चन आएगा। अब ये जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं ये सब शिक्षण से हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए 60 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, तो 20 नंबर तो वो हो जाएगा आपका ग्रामर और ये सब तथ्यात्मक। लेकिन 10 नंबर जो होगा आपका पेडागॉजी जिसे बोलते हैं या शिक्षण संबंधित होगा, इससे आएंगे दोस्तों। और ये सब वही शिक्षण चल रहा है दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं। फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन एक बार में समझ में आया कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए आप। तो क्वेश्चन पहले तो ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तब हमारा आंसर निकल पाएगा। कई बार होता है कि आप एक बार पढ़ने में, 2 बार पढ़ने में क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो पता ही नहीं चल पाता। तो 2-3 बार पढ़ लिया करिए, तो उससे आसानी मिलती है, समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य हैं। कि मतलब दोस्तों बालकों में भाषा जो बोलने का है उसमें क्या विकास हुआ, उनकी रुचि क्या है, इसमें क्या विकास हुआ, इसके लिए कौन से दो कार्य करने होंगे दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है आवृत्ति पुनरावृत्ति, दूसरा ऑप्शन है स्थान परिवर्तन चिकित्सा, फिर तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अस्पष्टता निवारण, और चौथा ऑप्शन है मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। तो दोस्तों आवर्त पुनरावृत्ति का कोई मतलब नहीं भाई। एक बार आवर्त का मतलब होता है दोस्तों जैसे कई बार दोस्तों एक ही चीज को करना, तो आवर्त रिपीट। फिर पुनरावृत्ति भी वही संबंधित होगा दोस्तों, या आपने कोई चीज एक लेसन पढ़ा दिया फिर दूसरे दिन उसको रिवीजन जैसे बोला जाता है दोस्तों, रिवीजन या पुनरावृत्ति। फिर दूसरा ऑप्शन है स्थान परिवर्तन चिकित्सा का क्या मतलब, यहाँ कोई बकवास ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है अस्पष्टता निवारण, निवारण का मतलब होता है दोस्तों समस्या समाधान भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा दोस्तों चौथा ऑप्शन, जो क्वेश्चन के पूछे जा रहे हैं उससे मैच कर रहा है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि भाई मापन जब हम मापेंगे तभी तो पता चल पाएगा, और मापन द्वारा प्राप्त जब मापेंगे और उसके द्वारा जो प्राप्त मापों की जो वो होगा, मतलब जो भी हो, जैसे आप नंबर में ले रहे हैं, ग्रेड में ले रहे हैं, मापन की भी कई तरीके होते हैं दोस्तों, तो उसकी व्याख्या जो होगी दोस्तों वही होगा। इसके लिए दो कार्य करने होते हैं, मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को ना लाइक किया हो तो कर दीजिएगा दोस्तों, आप कर दीजिए। फिर दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के पश्चात पद और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। मतलब प्राथमिक स्तर जैसे कक्षा 1 से 5 की बात हो रही दोस्तों। ये तो दोस्तों जो पेपर, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गए, जो दोस्तों ये पेपर मैं करा रहा हूँ जूनियर का है दोस्तों, जूनियर का। लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो वो भी वहाँ भी देखा होगा कि जूनियर में भी प्राइमरी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अब ये है प्राइमरी क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ये जूनियर का पेपर है दोस्तों। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप चाहे प्राइमरी के हो जूनियर के हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने अगर सिलेबस देखा हो ना देखा हो तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैंने अच्छे से पढ़ा है, देखा है, दोनों को मिलाया है। हिंदी सीडीपी, इंग्लिश संस्कृत, ये दोस्तों दोनों प्राइमरी जूनियर दोनों का सिलेबस सेम है। एक एक पूरा वर्ड कॉपी है दोस्तों, तो इसमें कुछ चेंज नहीं। बस जूनियर में आता है माध्यमिक स्तर, प्राइमरी में आ जाता है प्राथमिक स्तर। अब यहाँ पर भी दोस्तों प्राइमरी क्वेश्चन है। तो पश्चात पद प्राथमिक स्तर के पश्चात, पश्चात की बात की गई है तो दोस्तों मतलब ये जूनियर की ही बात की जा रही है। प्राथमिक स्तर के बाद जब जाएगा बालक तो कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी होता है दोस्तों, और फिर 6 से 8 होता है माध्यमिक स्तर या उच्चतर स्तर भी बोलते हैं दोस्तों, उच्च माध्यमिक। तो भाई 6 से 8 हो जाएगा दोस्तों। तो वहाँ के पश्चात कक्षा 6 में जाएगा, तो वहाँ पर पद और कविताओं का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। पहला अपन कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो। कृत्रिम का मतलब दोस्तों जैसे इंग्लिश, इसकी इंग्लिश आर्टिफिशियल होती है, प्राकृतिक नहीं ना हो, मतलब खुद के द्वारा निर्मित हो, मानव के द्वारा निर्मित हो दोस्तों कृत्रिम का मतलब। फिर तीसरा ऑप्शन है कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। फिर दोस्तों चौथा ऑप्शन है कि कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं कि कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती। कविता तो कल्पना
बहुत ज़्यादा विकास करती है दोस्तों। कविता काल्पनिक विकास में बहुत मदद करती है दोस्तों। तो यहाँ पर नहीं की बात की जा रही, तो दोस्तों ये नहीं होगा। यहाँ पर नहीं है तो तीसरा चौथा ऑप्शन कट गया। फिर पहला ऑप्शन दोस्तों कि कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ऐसे ही डायरेक्ट पता चल जा रहा है दोस्तों, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। अनुकूल का मतलब दोस्तों जो कक्षा का स्तर है, मतलब जो बालक हैं उनके स्तर के अनुकूल हो, कि वो सीख पा रहे हैं, उनसे दैनिक जीवन से उनके संबंधित है या नहीं दोस्तों। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय में शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। मतलब कौन सा ऐसा साधन है दोस्तों जो वर्तमान में शिक्षण पद्धति में विशेष तौर से प्रयोग किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है रेडियो, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों टेलीविजन, और चौथा ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर या प्रोजेक्टर भी बोलते हैं आम भाषा में, टेप रिकॉर्डर। तो दोस्तों रेडियो तो केवल सुना जाता है भैया, इसमें तो कुछ दिखता नहीं है, तो ये नहीं होगा। टेलीविजन में भी दोस्तों दिखता दोनों है, मतलब देखते भी हैं सुनते भी हैं, लेकिन दोस्तों जो प्रोजेक्टर होगा आप सभी ने जाना होगा या देखते होंगे कि दोस्तों जो गवर्नमेंट है वर्तमान समय में, केंद्र और राज्य भी दोस्तों हर स्कूल में प्रोजेक्टर की व्यवस्था, और प्राइवेट स्कूल में तो पहले ही हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर चीज़ों को अच्छे से छात्रों को या बच्चों को समझाया जाता है और चित्र के माध्यम से तो उन्हें जल्दी समझ में आ जाता है दोस्तों। फिर दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि, मतलब भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन निदानात्मक। निदानात्मक का मतलब दोस्तों कमियों का पता लगाना। उपचारात्मक का मतलब होता है कमियों का पता लगाने के बाद उसका उपचार करना। फिर परीक्षा भी तो जानते हैं दोस्तों, परीक्षा जो एग्जाम होते हैं, योग्यता परीक्षा, पास फेल वाला। भावनात्मक, तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा भावनात्मक का कोई मतलब नहीं दोस्तों। योग्यता परीक्षा पास फेल नहीं दोस्तों, क्योंकि भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की बात की जा रही है दोस्तों, तो यहाँ निदानात्मक नहीं होगा, यहाँ परीक्षा विधि हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा विधि से ही मापा जाता है कि भाई किसने। मापने के यहाँ सेंस होगा दोस्तों कि जो चीज़ें बताई गई उसका जब परीक्षा होगा तभी पता चल पाएगा कि किस बालक में कहाँ कमी रह गई, किसने कितना सीखा और कितना सिखाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर परीक्षा विधि हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हैं। कुसमायोजन दोस्तों समायोजन होता है दोस्तों, ये कुसमायोजन एक हिसाब से समझ लीजिए। कुसमायोजन का मतलब निगेटिव ही है, और इसका मैं और अगर अर्थ बताऊँ कुसमायोजन का मतलब, तो दोस्तों ये जैसे समायोजन होता है तो मतलब परिवर्तन होता है, परिवर्तनीय होता है किसी भी चीज़ के प्रति, लेकिन कुसमायोजन का मतलब परिवर्तन नहीं होगा या अनुकूल नहीं प्रतिकूल होगा दोस्तों ये समायोजन। तो यदि विद्यार्थी कुछ समायोजन से बच रहे हों, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा हो, तो निम्नलिखित में शिक्षण कारगर समझना चाहिए। पहला ऑप्शन दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान, दूसरा दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है इकाई पाठ योजना का अभाव, चौथा ऑप्शन है विद्यालय निर्माण समिति। दोस्तों इसमें क्वेश्चन यहाँ पर चेंज किया गया है। जैसे पहला पहला पॉइंट कहा गया कि यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हो, मतलब दोस्तों यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई समायोजन कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कुसमायोजन से बच रहे हो, बच रहे हो तो मतलब कि समायोजन कर रहे हो। अगर बोला जाता है कुसमायोजन कर रहे हैं तब होता दोस्तों नेगेटिव। कुसमायोजन से बच रहे हैं मतलब गलत चीज़ से बच रहे हैं दोस्तों, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। और पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा, तो निम्नलिखित शिक्षा कारगर समझना चाहिए। तो दोस्तों एक धनात्मक उत्तर मांग रहा दोस्तों, या पॉजिटिव इसका आंसर होगा। तो जैसे इकाई पाठ योजना का अभाव, अभाव तो दोस्तों नेगेटिव होता है, तो ये होगा नहीं। फिर दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान दोस्तों बच्चों की समस्या समाधान से संबंधित होता है, ये भी नहीं होगा। विद्यालय निर्माण समिति नहीं। उपचारात्मक शिक्षण होगा दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण, क्योंकि रुचि में वृद्धि हो रही, उनके व्यवहार में था परिवर्तन हो रहा है, तो
यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण होगा दोस्तों। दोस्तों आपके उसमें विलोम शब्द भी आता है। तो दोस्तों मैं आप लोग बताइएगा कोप का विलोम क्या होता है दोस्तों? कोप का विलोम शब्द क्या होता है? इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो आपके फ्रेंड्स हों, ग्रुप्स हों, उनमें शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों।